हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 12, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको एंड तक आपको ज़रूर देखना है। और इस पूरे बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपके सभी जो सब्जेक्ट है जीके जीएस के, वो यहाँ पे कवर होंगे। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही में आपके, अगर हम बात करें पीवाईक्यूज, उनका भी डिस्कशन होगा। एंड आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप लोगों के लिए दो फीचर्स हैं यहाँ पे। पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको फॉलो करना हमारा चैनल, दैट इज रवि स्टडी जीके। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, साथ ही में ये पूरे बैच के फ्री पीडीएफ एंड नोट्स आपको चाहिए, अनलिमिटेड टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, साथ ही में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के अगर आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो स्पेशल पेड बैच है उसको ज्वाइन करना है। इसमें आपकी डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट आपका रहेगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होंगे आपकी उनका डिस्कशन होगा, बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, एंड बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको फॉलो करना है रवि स्टडी ऐप। एंड जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न है ना एग्जाम का, वो आपको यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति ये किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति ये कौन करता है? तो ध्यान रखना है आपको, इसकी नियुक्ति करते हैं कौन? दैट इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही यहाँ पे नियुक्ति करते हैं किसकी? राज्यसभा के महासचिव की। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जिनको हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और अभी हमारे राज्यसभा के चेयरमैन या फिर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ये कौन होते हैं? ये हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट, और अभी कौन है? दैट इज सीपी राधा कृष्णन। अभी इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो इसलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं कौन? देश के जो हमारे राज्यसभा होती है उसके चेयरमैन, और ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि कौन है? दैट इज सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम कांगड़ा घाटी या फिर कांगड़ा वैली की बात करें या फिर कुल्लू घाटी की बात करें, तो कुल्लू मनाली से आपको रिलेट करके इसका आंसर लगाना है हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि ये दोनों ही घाटी आपको कहाँ पर मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड दोनों ही काफ़ी अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो कांगड़ा और कुल्लू ये दोनों ही आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर मिलेंगी? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन ये ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट से, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 86 जो संविधान संशोधन है वो कब होता है? 2002 में होता है। इसमें ऐड होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें एक नया आर्टिकल यहाँ पे ऐड होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसमें एक नया आर्टिकल यहाँ पे ऐड होता है। उस आर्टिकल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 का ए, यानी कि अनुच्छेद 21A। यही ऐड होता है किसमें? हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य के 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को कानूनी मतलब कानून के द्वारा जो निर्धारित तरीके हैं उनके द्वारा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो यही इसका बेसिक पर्पस होता है। आर्टिकल 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तमिलनाडु में हर वर्ष निम्न में से किस अवसर पर नट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने पोंगल फेस्टिवल को डिस्कस किया था।
पोंगल भी कहाँ पर बनता है? स्पेसिफिकली तो तमिलनाडु में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु में ही, लेकिन साउथ के जो कुछ स्टेट्स है ना वहां पर भी बनता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पोंगल को तमिलनाडु में मनाते हैं। तो इस फेस्टिवल के साथ साथ आपको जो नट्यांजलि उत्सव है उसको भी ध्यान रखना है कि नट्यांजलि उत्सव ये मनता है बेसिकली जब होती है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो ये नट्यांजलि उत्सव है ये तमिलनाडु में बनता है हर वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नट्यांजलि उत्सव नामक एक वार्षिक नृत्य उत्सव भगवान जो हिंदू भगवान शिव जी हैं उनके सम्मान ये पूरा यहाँ पे त्योहार होता है। और ये वर्ष 1981 यानी कि 1981 में इसको शुरू किया जाता है। और ध्यान रखना है आपको कि इसको जो नाथंजलि ट्रस्ट और साथ ही में तमिलनाडु जो पर्यटन विभाग है वो आपस में मिलकर इसको यहाँ पे क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। तो याद रहेगा नट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु, एंड ये किस पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी कि जो गौतम बुद्धा जी थे उनको अनलाइटनमेंट कहाँ पे प्राप्त होती है? तो उनको अनलाइटनमेंट प्राप्त होती है कहाँ पे? दैट इज बोध गया में। तो बोध गया में उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये पूरा स्थान कहाँ पर है? तो बोध गया आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर एक बोधि वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर इनको आत्म ज्ञान यानी कि निर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। तो अगर आपसे स्थान पूछे तो बोध गया है। बोध गया है कहाँ पर? तो ये बिहार में है। और वो वृक्ष कौन सा था? तो ये वृक्ष था यहाँ पे बोधि वृक्ष का ट्री। और इसी के नीचे बैठकर उनको यहाँ पे ज्ञान आत्मज्ञान या फिर आप कह सकते हो कि निर्वाण यानी कि जो एनलाइटनमेंट है वो उनको यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित है? हालांकि इसको मैंने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब मैंने डिस्कस किया था ना एक क्वेश्चन में, तब मैंने डिस्कस किया था कि ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न घाट पे आपको उड़ीसा में जो जगह है वहां पर आपको महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ ये देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है भारत का और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। तो यहाँ पर ही यानी कि ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा में आपको महेंद्रगिरी ये पहाड़ियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये ईस्टर्न घाट में जो उड़ीसा है वहां पर मिलेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उड़ीसा में ही आपको मिले, स्पेसिफिकली ये उड़ीसा तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में इनको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उड़ीसा तमिलनाडु में आपको थोड़े से इसके रेफरेंस देखने के लिए मिल जाएंगे। और उड़ीसा में जो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का एक पर्वत है जो बेसिकली जो गजपति जिला है ना वहां पर है। और तमिलनाडु में जो महेंद्रगिरी पहाड़ियां है ना वो कन्याकुमारी के पास में एक तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र नियामक निकाय ये कौन सा है? तो भारत में ओनली बॉडी दैट रेगुलेट और या फिर दैट इशू अथॉरिटी फॉर द रुपीज, तो ये कौन है? मतलब नोट को यहाँ पे इशू कौन करता है? तो ये करता है हमारा देश का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे नोट को जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत में जो बैंक है वो नोट को यहाँ पे जारी करता है। और यही एकमात्र अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को यहाँ पे प्राप्त होता है। बैंक के मतलब जो बैंक नोट जारी करने का अधिकार है ना ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आरबीआई को ही मिलता है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखने की, हालांकि जो 1 रुपए का नोट है ना वो भारत सरकार यहाँ पे जारी करता है। हालांकि अब तो बहुत कम हो गया कि हमें 1 रुपए का नोट हमें देखने के लिए मिले, बट आप ध्यान रखिएगा कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी आपको 2 रुपए का नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20, 50, 100, ठीक है, और 200, इन सभी के जो नोट्स है ना, जो नोट आते हैं, जो यहाँ पे पूरा वो नोट पेपर नोट करेंसी आते हैं ना उसको इशू करने की अथॉरिटी होती है आरबीआई के पास में। और इसके अलावा जो 1 रुपए का नोट होता है उसको कौन जारी करता है? उसको जारी करती है भारत सरकार। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो वो करता है भारत सरकार। लेकिन इसके अलावा सभी नोटों को यहाँ पे जारी करता है कौन? ये करता है आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। इसकी हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। एंड इसकी गवर्नर कौन है? तो इसके यहाँ पे गवर्नर होंगे एट प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा। ये भी कई बार अगर अभी रिसेंट में आपका एग्जाम है तो आपको करंट अफेयर में रिसेंट जो भी हमारे गवर्नर्स होते हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के जो एट प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? दैट इज ये है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा के त्रिगुण आधारों पर राजधर्म की स्थापना ये किसने करी थी? तो हु एस्टैब्लिश्ड द राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ
लॉन्गैनिमिनिटी, लिबर्टी एंड दी कंपैशन। तो इसके आधार पर यहाँ पे बेसिकली इस पूरे राजधर्म की स्थापना करी थी किसने? सम्राट अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड सम्राट अशोक की बात करें तो ये जो मौर्य साम्राज्य है उससे संबंधित है। मौर्य साम्राज्य की बात करें, इसकी स्थापना करते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य वही जिनको हम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य की। और उसी में तीसरे नंबर के जो शासक होते हैं वो होता है कौन? महान शासक अशोक। और इनसे आपको कलिंगा का वॉर भी ध्यान रखना है। इसके बाद में ये अपना पूरा त्याग देते हैं एंड देन ये फिर बौद्ध धर्म को यहाँ पे अपना लेते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म को यहाँ पे अपना लेते हैं। तो अशोका का नाम आपको ध्यान रखना है कि दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा के त्रिगुण आधारों पर उन्होंने राजधर्म की स्थापना करी थी। किसने? सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और बेसिकली जो अशोक का धम्म है ना वो काफी फेमस है। और धम्म एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नैतिक और सदाचारी शासन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य था मानवता का कल्याण, ना कि किसी विशेष संप्रदाय का कल्याण। ये था कि पूरे मानवता का यहाँ पे कल्याण हो, किसी विशेष संप्रदाय का कल्याण ना हो। तो अशोक का धम्म आप लोगों को ध्यान रखना है, एक ऐसा नैतिक नियम जो किसी विशेष धर्म से बंधा नहीं था बल्कि सभी के लिए ये लागू होता था। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची स्तूप की बात करें, इसका निर्माण अगेन सम्राट अशोक ने यहाँ पर करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। एंड सम्राट अशोक की बात करें, मौर्य साम्राज्य संबंधित है। ठीक है, अभी मैं इससे पिछले क्वेश्चन में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी, वही मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना करी थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप आपको मिलेगा बेसिकली मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहीं पर आपको सांची का स्तूप देखने के लिए मिलेगा। और इसका निर्माण करवाया था किसने? सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बेगार के ये किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो जीर्णोद्धार है या फिर आप कह सकते हो कि रेनोवेशन, ये करवाया था किसने? दैट इज रुद्रदामन प्रथम ने। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुदर्शन झील ये है कहाँ पर और इसका बेसिकली जो रेनोवेशन है वो किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का रेनोवेशन ये करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका उल्लेख मिलता है बेसिकली जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है ना, जूनागढ़ का जो शिलालेख है वहां पर इसका उल्लेख देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, काव्य शैली का सबसे प्राचीन नमूना निम्न में से किसके शिलालेख में मिलता है? तो काव्य शैली की बात करें, इसका जो एक हमें अर्लिस्ट स्पेसिमेन मिलता है वो हमें बेसिकली यहाँ पे जो काठीवाड़ के रुद्रदामन है, ठीक है, उनके स्पेसिफिन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो काव्य शैली का सबसे प्राचीन नमूना रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है और ये दूसरी सदी ईस्वी यानी कि लगभग 150 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उस समय का संस्कृत शिलालेख है जो अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता और हृदय वर्जन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये पूरा शिलालेख आपको गुजरात के गिरनार पर्वत पर देखने के लिए मिल जाएगा एंड पूरा का पूरा शिलालेख ही आपको संस्कृत लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको रुद्रदामन इन काठियावाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो अगर हम बात करते हैं शक संवत और विक्रम संवत के बीच में, तो यहाँ पर कुल मिला के 135 वर्षों का अंतर यहाँ पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कुल मिला के अगर हम बात करते हैं 135 वर्षों का यहाँ पे अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर हम शक संवत की बात करें तो 78 सीई में ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत का अगर हम बात करें कि ये कब से शुरू होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेसिकली 57 BC यानी कि 57 ईसा पूर्व एंड 78 ईस्वी में, इन दोनों का ईयर आपको ध्यान रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। एंड इसके अलावा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना दैट इज 135 ईयर्स। ठीक है, ये BC वाला बिफोर क्राइस्ट वाला है एंड ये CE वाला कॉमन इरा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन दोनों के बीच में अंतर होगा कितना? 135 वर्षों का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बुद्ध गुफाएं हैं? तो 100 से अधिक बुद्ध गुफाएं की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी?
तो ये आपको कन्हेरी की जो गुफा है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो मुंबई में यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं, वहीं पर ही कन्हेरी गुफाओं में 100 से अधिक बुद्ध गुफाओं के साथ में वो एक काफी एक मुख्य केंद्र है जिसमें 100 से अधिक बुद्ध की गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है कि किस केव में आपको 100 से अधिक बुद्ध गुफाएं देखने के लिए मिल जाएंगे, दैट इज ये आपकी कन्हेरी की गुफा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं की मूर्तियां मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भक्त के लिए बनाई गई थी। तो एलिफेंटा केव्स की अगर हम बात करते हैं तो एलिफेंटा केव्स अगेन आपको ये भी मुंबई मतलब बेसिकली महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनकी मूर्ति मुख्यतः जो भगवान शिव है ना, भगवान शिव उनके भक्तों के लिए बनाई गई थी। एंड ये गुफाएं हिंदू भगवान शिव को समर्पित है और इनमें शिव के विभिन्न रूपों जैसे कि त्रिमूर्ति, तीन मुख वाले शिव, नटराज, योगेश्वर, गंगाधर, इन सब की मूर्तियां शामिल हैं। और जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनको 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था और ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म के भगवान शिव जी को समर्पित है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एलोरा और एलिफेंटा के जो स्थल है वो किस काल के हैं। तो एलिफेंटा और एलोरा के जो स्थल है, सबसे पहले ध्यान रखना है ये दोनों ही आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड ये जो दोनों ही स्थल है वो आपको बेसिकली जो राष्ट्रकूट वंश है उनके शासनकाल के द्वारा ये बने, मतलब उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एलोरा की गुफाएं 6 से लेके 10वीं शताब्दी के दौरान और एलिफेंटा की गुफाएं 5वीं से लेके अगेन 6वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी। एंड दोनों का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, हालांकि राष्ट्रकूट, कलचुरी, चालुक्य, यादवास ये भी उसमें काफी निर्माण हुआ था, लेकिन अगर हम मुख्यतः की बात करते हैं तो उसमें दोनों में आपको राष्ट्रकूटास का नाम ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय ये किस मध्यकालीन सुल्तान को जाता है। तो विच मेडाइवल सुल्तान हैज द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो उसमें किसका नाम आता है, तो उसमें नाम आता है किसका, दैट इज सुल्तान सिकंदर लोदी का। तो आगरा शहर की स्थापना कौन करते हैं, सिकंदर लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और उन्होंने ही आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। एंड 1504 में, यानी कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना होती है बाय सिकंदर लोदी एंड 1505 में वो इसको अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो यानी कि दिल्ली से वो स्थानांतरित करते हैं राजधानी कहाँ पर, आगरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। तो काल बैसाखी की अगर हम बात करते हैं तो काल बैसाखी आपको बेसिकली उसका अनुभव आप करेंगे पश्चिम बंगाल और जो असम वाला एरिया वहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल और असम में आप लोगों को क्या मिलती है, काल बैसाखी। ये बेसिकली एक स्थानीय तूफान है जो कि आमतौर पर पूर्व मानसून के मौसम में मार्च से मई के दौरान में आता है और इसमें तेज हवाएं और भारी बारिश होती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इसे हम स्थानीय रूप से काल बैसाखी के नाम से जानते हैं और असम में इसको नॉर्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि असम में कहते हैं नॉर्वेस्टर और अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की तो उसको कहते हैं काल बैसाखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी भारतीय भाषा सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त करती है। तो विच इंडियन लैंग्वेज इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सिंगापुर एंड श्रीलंका। तो उसमें नाम आती है किसकी, दैट इज तमिल लैंग्वेज की। तो तमिल एक भारतीय भाषा है लेकिन ये सिंगापुर और श्रीलंका दोनों की आधिकारिक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो अगर हम श्वेतांबर, दिगंबर इन सब की बात करें तो ये जैन संप्रदाय यानी कि जैनिज्म से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। तो अगर हम बात करें जैन धर्म की तो बेसिकली ये 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, जिसमें अगर हम मुख्यतः बात करते हैं तो एक आता है दिगंबर्स और एक आते हैं श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में तो आपको नाम से समझ में आना चाहिए श्वेत, यानी कि जो सफेद कपड़े यहाँ पे धारण करते हैं, राइट। एंड दिगंबर्स की बात करें तो ये दिगंबर का अर्थ होता है दिशा ही जिसका अंबर, यानी कि वस्त्र है, ठीक है। तो बेसिकली वस्त्र नहीं पहनते थे और ये सफेद कपड़े यहाँ पे पहनते थे और इनका विश्वास था कि मतलब दिगंबर्स का विश्वास था कि पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग आवश्यक है, जिसमें वस्त्र भी शामिल है, ठीक है। तो दिगंबर्स या फिर श्वेतांबर दोनों का संबंध किससे था, ये था यहाँ पे जैनिज्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया, यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड
ये जो फीचर है हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये हम लोगों ने लिया है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया कौन सा प्रावधान, दैट इज ये लिया है स्वतंत्रता का जो व्यापार की स्वतंत्रता है उसका अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर निम्न में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेले के लिए काफी प्रसिद्ध है? तो कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपने प्रयागराज सुना होगा, इसमें भी काफी प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा 4 ऐसे शहर हैं जहां पर बेसिकली कुंभ मेला लगता है। इसमें एक आता है प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ठीक है। कुंभ मेला जैसे बोलते हैं कुंभ के मेले में खो जाते हैं, वैसे टाइप से। तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, तो यहाँ पे लगता है क्या, दैट इज कुंभ मेला, ठीक है। हरिद्वार, एक होता है यहाँ पे नासिक और एक होता है यहाँ पे उज्जैन, चारों ही जगह आपको ध्यान रखनी है। एंड यहाँ पर लगता है क्या, कुंभ मेला, ठीक है। और ये एक पवित्र मेला आयोजित होता है यहाँ पर, और यह मेला गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर होता है, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। और बेसिकली अगर हम बात करें प्रयागराज में तो संगम है गंगा, यमुना, सरस्वती का। बाकी कुंभ मेला जो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, एंड उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे ये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दैट इज आईएनसी, इसका पहला अधिवेशन ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो अगर हम आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसका पहला अधिवेशन ये होता है कहाँ पे, ये होता है बेसिकली आपका जो ये बॉम्बे है, बॉम्बे का जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, उसी के हॉल में पहला अधिवेशन जो है वो आयोजित होता है 1885 में। और 1885 में ही आईएनसी की स्थापना भी होती है, इसके द्वारा एओ ह्यूम के द्वारा। एंड पहले अध्यक्ष कौन थे, ये थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। तो और पहली अगर हम स्पेसिफिकली डेट की बात करें तो 28 दिसंबर 1885, कहाँ पर था वेन्यू, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी रेखा द्वीप का क्या नाम है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र? तो इसमें नाम आता है किसका, दैट इज माजुली द्वीप का, जो कि आपको अगर हम बात करें भारत के असम राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहाँ पर है, ये है आपका असम में। ये है विश्व के सबसे बड़े नदी रेखा द्वीप का एक नदी रेखा द्वीप। तो ये बेसिकली नाम क्या है, माजुली द्वीप। किस नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र पे बनता है। कहाँ पर है, ये आपका असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जस्ट अ सेकेंड, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या का वर्णन करती है? यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें 12 हमारे पास शेड्यूल है, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं चौथी अनुसूची जो की बात करती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या का वर्णन ये करती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान करना है कि राज्यसभा में जो भी सीट्स होते हैं ना उनका आवंटन कौन सी आर्टिकल में, सॉरी कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 4 में, ठीक है। और कुल मिला के कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं। पहले 8 थी, फिर 9, 10, 11, 12, ये 4 अनुसूचियां बाद में जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा ऐड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीवी संरक्षण पुरस्कार ये दिया जाता है। तो बेसिकली उन्हें किन पेड़ों को बचाने के लिए, उन्हें और मतलब किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहाँ अपना जीवन बलिदान कर दिया था? तो अगर हम अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने खेजड़ी के पेड़ को बेसिकली, एंड कहाँ पर, राजस्थान में। तो खेजड़ी के पेड़ थे जिनको बचाने के लिए वो सेक्रीफाइस की थी अपनी लाइफ, कहाँ पे, राजस्थान में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली बात कब की है, 1730 के अराउंड की, ठीक है। तो खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए जोधपुर के पास में खेड़ जली गांव है, वहीं पर इन्होंने अपना बलिदान किया था, अपना जीवन। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो आपको विजिट करना हमारी वेबसाइट, दैट इज www.ravibooks.pdf.com को। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है तो आपको विजिट करना है www.ravididipublication.com को। अगर हमारा आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये कोर्स भी आप वहीं पर अवेल कर सकते हो। एंड जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी आपको सभी इस एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पे मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल के थ्रू। एंड कोई भी जो हमारे वीडियोस आती है करंट अफेयर्स बाय रवि या फिर रवि स्टडी जीके पर, तो उसके लिए उसका इंग्लिश मीडियम को आप अगर देखना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो रवि आदित्य क्लासेस को, राइट। तो आप शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा यहाँ पे, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे?
तो अगर हम बात करें कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक, तो ये थे कौन? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो इस पूरी सीरीज का फर्स्ट पार्ट था ना, तब मैंने वहाँ पे जलियांवाला बाग कांड के बारे में डिस्कस किया था कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने यहाँ पे लौटा दी थी, एंड तभी हमने हाँ, जलियांवाला कांड हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वहीं पर ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी ना, वो लौटा दी थी। ठीक है, एंड वहां पर मैंने ये फैक्ट भी डिस्कस किया था कि इनको नोबेल प्राइज मिला है किस चीज में? लिटरेचर यानी कि साहित्य में। और ये पाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। कब मिला था? साल 1913 में। तो 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, और इन्हें इनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः ही निलंबित कर देता है? यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज? तो वो आर्टिकल कौन सा आता है? दैट इज आर्टिकल नंबर 359, यानी कि 359। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 359 यानी कि 359 के तहत में जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है, तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाता है। यानी कि सिर्फ इमरजेंसीज में आर्टिकल 20 एंड 21 रहता है, इसके अलावा सभी आर्टिकल हमारे निलंबित हो जाते हैं। 20 आर्टिकल जो 20 है वो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, एंड अनुच्छेद 21 ये बात करता है जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं जब हमारा अनुच्छेद 359 यहाँ पे लगता है। यानी कि जो आपका आपातकाल के दौरान जो हमारे आर्टिकल निलंबित होते हैं वो 20-21 के अलावा सभी आर्टिकल यहाँ पे निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, चेन्नई बंदरगाह निम्न में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? तो देखिए चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो ये आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि जो चेन्नई बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर स्थित है, और ये भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध जो नमक यात्रा है या फिर नमक मार्च है उसे शुरू किया था? तो दांडी ये गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी की बात करें, ये गुजरात के नवसारी जिले में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये एक तटीय गांव है जो कि नवसारी शहर के पास में अरब सागर के तट पर स्थित है। और ये बेसिकली अगर हम बात करें 12 मार्च 1930 में इसी स्थान से नमक मार्च की शुरुआत की जाती है, और जिसमें उन्होंने बाद में नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दांडी गुजरात और गुजरात का नवसारी जिला, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कौन सा विभज्योतक उत्तक नोट्स पर पाया जाता है और घास की पुनर्वृद्धि में मदद करता है? यानी कि विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड एट द नोट्स एंड हेल्प्स इन रीग्रोथ ऑफ द ग्रासेस? तो वो कौन सा यहाँ पे बेसिकली एक टिश्यू आता है, तो उसमें नाम आता है किसका? दैट इज इंटरकैलरी कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो घास होती है ना उसके जो नोट्स पे यहाँ पे पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, जिसमें अगर आप ये देखोगे ना, जैसे घास का मैंने एग्जांपल यहाँ पे कोट किया हुआ है, तो इसमें जो आप यहाँ पर ये देखोगे दैट इज इंटर कैलरी। ठीक है, तो ये बेसिकली नोट्स पे पाया जाता है, और इससे ही जो आपकी बाकी की इसमें पुनर्वृद्धि यहाँ पर होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये उत्तक घास को चरने या फिर कटाई से जो नुकसान के बाद भी फिर से बढ़ने में सक्षम यहाँ पे बनाता है। तो याद रहेगा आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन सा? दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत का उत्तर मध्य रेलवे जोन मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो नॉर्थ सेंट्रल का जो बेसिकली जोन है आपको ये प्रयागराज, यानी कि जो पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, तो प्रयागराज में ही स्थित है। ठीक है, और उत्तर जो मध्य रेलवे है वो बेसिकली 3 मंडल यानी कि प्रयागराज, झांसी और आपका आगरा, इसमें ये जो है विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब ये इसको नियंत्रित करता है, सॉरी। ठीक है, प्रयागराज, झांसी और आगरा। ठीक है, तो ये तीनों मंडल के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और आप अगर हम टोटल हेडक्वार्टर्स की बात करें तो कितने हैं? तो ये आपको 18 मिल जाएंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
और 18 तभी बना था कौन सा, दैट इज विशाखापट्टनम वाला, ठीक है। तो इसमें सभी मुख्यालय मैंने मेंशन किए हुए और आपसे पूछा है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन का, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का अगर आप देखोगे तो आपको ये इलाहाबाद देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जिसको हम अभी एट प्रेजेंट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन गंगा का चोल विजेता था। तो गंगा का चोल विजेता की अगर हम बात करें तो उसमें किसका नाम आता है, तो उसमें नाम आता है राजेंद्र चोल प्रथम का, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा का विजेता चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम था, जिसने गंगा घाटी के अभियानों का नेतृत्व किया था। और इस अभियान के बाद में उन्होंने गंगई कोड चोल यानी कि गंगा को जीतने वाला इस नाम की उपाधि यहाँ पे धारण करी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके खिलाफ में अखिल भारतीय जन विरोध का आह्वान किया था, यानी कि महात्मा गांधी labeled which repressive British legislation as a Black Act and called for an all India mass protest against it in 1990। तो ब्लैक एक्ट की बात करते हैं जब भी, तो नाम किसका आता है, दैट इज रोलेक्ट एक्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसी को ही काला कानून कहते थे और इसमें बेसिकली बिना किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उनके बिना कारण बताए जेल में डालने का अधिकार था, तो इसीलिए इसको यहाँ पे ब्लैक कानून के नाम से भी जाना जाता था। उसी के विरोध में यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने यहाँ पे अखिल भारतीय जन विरोध का आह्वान यहाँ पे किया था। फिर कौन सा देश अपनी अनोखी ड्रैगन किंग राजशाही के लिए काफी जाना जाता है। तो ड्रैगन किंग की बात करते हैं जब भी, तो नाम आता है किसका, दैट इज यहाँ पर नाम आएगा बेसिकली भूटान का। तो भूटान अपनी भाषा में ट्रक्यूल कहा जाता है उसको, और जिसका अर्थ होता है ड्रैगन की भूमि। तो ड्रैगन की भूमि किसको कहते हैं, दैट इज भूटान को। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो कंपोजिशन ऑफ द पंचायत यानी कि पंचायतों का गठन, तो या फिर उसकी संरचना, तो उसकी संरचना ये आता है आर्टिकल नंबर 243 सी। तो इंग्लिश में आपको ध्यान रख सकते हो कंपोजिशन यानी कि सी से रिलेट करना है किसको, आर्टिकल 243 सी को। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल का मुख्य संबंध पुरुष उत्तराधिकारी के बिना भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति को लागू करने से था। तो हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये जो पूरी पॉलिसी थी वो किस में आती थी, वो आती थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दैट इज बाय लॉर्ड डलहौजी, जिसमें कि ये था कि कोई भी अगर पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है तो जो भारतीय राज्य थे उसको हड़पने का यहाँ पे पूरा प्रावधान था, जिसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि इस नीति के तहत बेसिकली यदि किसी शासक का कोई प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था और इसी कहते थे हड़प नीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से किसी समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। तो समाज के लिए जो हानिकारक नहीं है दैट इज अडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो चाइल्ड मैरिज भी काफी हार्मफुल है, तभी तो उसको पुराने टाइम पे बैन किया गया था ना। अब एज 18 है फॉर द वीमेंस यानी कि फॉर द फीमेल्स, एंड मेल्स के लिए कितने 21 है। डाउरी सिस्टम तो बहुत बुरा है, अनटचेबिलिटी बुरी है, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइजीज में हम यहाँ पे वोट करने का अधिकार होता है, वो तो बुरा नहीं है ना, तो वो तो हम कर सकते हैं। तो वैश्य मताधिकार यहाँ पे सही होगा, बाकी तीनों यहाँ पे गलत होंगे। फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष में होती है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना जयपुर स्थित एक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक लघु वित्त बैंक के रूप में होती है, जिसकी स्थापना 1996 में होती है। तो 1996 आप लोगों को ध्यान रखना है, और बाद में 2017 में इसको लघु वित्त बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, प्रसिद्ध जूलू जनजाति ये किस देश से संबंधित है। तो जूलू जनजाति की बात करें दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये देश का सबसे बड़ा जाति समूह है जो कि मुख्य रूप से काजुली नतान प्रांत में निवास करता है। तो जूलू जनजाति कहाँ से, दैट इज फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी, दैट इज प्रिटोरिया। तो बेसिकली जो दक्षिण अफ्रीका है उसकी 3 राजधानी है, जिसमें एक है यहाँ पे प्रिटोरिया जो कि इसकी प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन जो उसकी विधायी राजधानी है, एंड ब्लॉम फॉन्टेन जो कि इसकी न्यायिक राजधानी है, ठीक है। तो ये इसकी जुडिशियल कैपिटल है। केप टाउन इसकी अगर हम बात करें तो विधायी कैपिटल है, और प्रिटोरिया यहाँ पे इसकी एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रशासनिक बेसिकली राजधानी है। तो वही आपसे पूछा है कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, दैट इज यहाँ पर जाएगी प्रिटोरिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्वेज नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण अगर हम बात करें तो ये मिस्र यानी कि इजिप्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कृत्रिम जल मार्ग है और जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं स्वेज कैनाल की, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और यूरोप और एशिया के बीच में महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी ये बनाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अगर हम इसमें घास के मैदान यहाँ पे दिए गए हैं तो देखिए अर्जेंटीना, तो ये प्रेरीज यहाँ पे सही होगा। तो अर्जेंटीना प्रेरीज क्या सही है? नहीं है बच्चों। अभी कभी हमेशा यकीन नहीं करना होता है, आपको खुद भी सोचना है। ठीक है, तो अर्जेंटीना पेरिस ये नहीं होगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया डाउन्स सही है। मैंने ऐसे याद किया हुआ था जैसे आपका ये पूरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है ना आपका। ठीक है, तो ये डाउन्स मतलब नीचे है, तो ये आपका सही होगा ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। मध्य एशिया में स्टेपीज आपको मिलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये भी सही है। एंड साउथ अफ्रीका में आपको वेल्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो मध्य एशिया में स्टीपीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स है। लेकिन अर्जेंटीना में जो प्रेरीज जो है वो अर्जेंटीना में नहीं है, वो आपको बेसिकली उत्तरी अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और अर्जेंटीना में जो घास मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पंपास, राइट। तो पी से कंफ्यूज नहीं करना है। ये है आपके नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन में, एंड पंपास ये आपके अर्जेंटीना में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गो हत्या पर नियंत्रण ये किस मंत्रालय के पास में है? तो गो हत्या पर नियंत्रण ये मुख्यतः जो पर्यावरण मंत्रालय है ना उसके पास में होता है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट मिनिस्टर यानी कि मिनिस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेसिकली जो हम आज देखते तो आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेगी, एंड यही जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो बेसिकली फ्रांस ने गिफ्ट करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रांस ने यूएसए को जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको दिया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो अपने देश भारत में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? ये अपने भारत के गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये आपको कहाँ पर मिलेगी? यूएसए में मिलेगी, जिसको किसने दिया था? फ्रांस ने इसको दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? हालांकि आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसकी नियुक्ति यहाँ पे करते हैं कौन? राज्यसभा के चेयरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यही था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद को दिए जाने वाले विशेष अधिभाषण से संबंधित है? तो इसमें आता है कौन सा? दैट इज आर्टिकल नंबर 87, जो कि बात करता है किस चीज को लेकर, कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद को दिए जाने वाले विशेष अधिभाषण से संबंधित है। और यह अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति हर आम चुनाव के बाद में पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र के में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। तो यह आर्टिकल 87 है, यानी कि जो विशेष अधिभाषण होता है ना, स्पेशल एड्रेस टू बाय द प्रेसिडेंट टू द पार्लियामेंट, तो ये आर्टिकल 87 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि जो पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसकी प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करी थी? तो ये इसमें ईयर आता है कौन सा? दैट इज 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो दो है यहाँ पे, लेकिन ये कलकत्ता नहीं है, लाहौर अधिवेशन है। तो लाहौर अधिवेशन ऑफ 1929 जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे करी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसी में ही पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे पारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर निम्न में से स्वतंत्रता की चिंगारी यानी कि जो यहाँ पे स्पार्क ऑफ द इंडिपेंडेंस है वो किसने भड़काई थी 1857 में, जब इसका विद्रोह यहाँ पर हो गया था? तो ये थे मंगल पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी भड़काई थी, जब उन्होंने गाय और सुअर की जो चर्बी वाली कारतूस है उसके इस्तेमाल का विरोध किया था और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला भी कर दिया था। उनका ये कार्य विद्रोह के तत्कालिक कारणों में से एक था, और इसने भारत भर में जितने भी सैनिक वगैरह थे ना उनको काफी मतलब अगेंस्ट कर रहा, अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली भड़काई किसने थी? ये करी थी मंगल पांडे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर है मॉन्टेसरी जो शिक्षा है वो इसकी मूल अवधारणा क्या है? तो इसकी मूल अवधारणा क्या होती है? दैट इज बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग द्वारा आत्मखोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर ट्रेनों के संबंध में संक्षिप्त नाम दैट इज RLWL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है कि दूरस्थ
स्थान प्रतीक्षा सूची, ठीक है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। तो आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे पार्ट नंबर 12 के। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 13 में और अच्छे क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और स्टिल अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हो और आपको कोई भी डाउट रहता है अपनी किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जो क्वेरी रहेगी वो मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? कभी ने ये नोबेल प्राइज मिला था, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, तो दांडी ये गुजरात के किस जिले में है? तो ये आपने बताना है। फिर है, भारत का उत्तर रेलवे जोन मुख्यालय ये कहाँ पर है, किस शहर में है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो आप, जिसमें चैनल है दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि। इसमें आपको डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। बाकी बुक्स को घर पर मंगवाने के लिए आप फॉलो कर सकते हो या फिर विजिट कर सकते हो www.raviditipublication.com पर। साथ ही में जो PDF हैं, ई बुक्स हैं, उनको परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए www.ravibooks.pdf.com पर। और साथ ही में जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको जीके जिसका पेड बैच मिलेगा, करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेगी, जीएस टेस्ट सीरीज, फ्री PDF, फ्री टेस्ट, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जीएस नोट, सोशल मीडिया एक्सेस आपको मिलेगा, करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे, यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स होते हैं उनके नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर की ई बुक आपको मिलेगी, जीके जिसके नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो कुल मिला के एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपका पूरा जीके जीएस करंट अफेयर के लिए यहाँ पर रहेगा, तो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप फॉलो कीजिए रवि स्टडी जीके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।